हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है हम तुम्हारे लिए। और आज के क्लास में हम लोगों का टॉपिक लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स पर पिछले 2-3 क्लासेस से हम लोग बात कर रहे हैं और आज के क्लास में आयनिक कंपाउंड्स पर बातें थोड़ी और आगे हम लोग लेकर के चलेंगे और इन 3 टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी, व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी और इन दोनों की मदद से आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सो लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? इसके लिए हमको कुछ क्रिस्टल समझना पड़ेगा। जैसे NaCl क्रिस्टल, नमक का एक छोटा सा टुकड़ा उठा ले तो उस छोटे से टुकड़े में कोई एक सोडियम और एक क्लोराइड नहीं है, ढेरों सोडियम आयन और ढेरों क्लोराइड आयन है। तो होता क्या है, क्रिस्टल में तुम देखोगे तो सोडियम आयन होगा, फिर उसके बगल में क्लोराइड आयन होगा, फिर उसके बगल में सोडियम आयन होगा, फिर उसके बगल में क्लोराइड, और ये सोडियम और क्लोराइड का क्रम जो है इस तरह से चलता चला जाए। फिर जब नीचे देखोगे तो सोडियम के ठीक नीचे क्लोराइड, क्लोराइड के आगे सोडियम, सोडियम के आगे क्लोराइड, क्लोराइड के आगे सोडियम, सोडियम के आगे फिर क्लोराइड, क्लोराइड के आगे सोडियम। एक बार और लिखते हैं, क्लोराइड के नीचे सोडियम लिखा, सोडियम के आगे क्लोराइड लिखा, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम और फिर क्लोराइड। तो ऐसा नहीं है कि बस एक Na और एक एक Na प्लस और एक Cl माइनस, इन दोनों ने आपस में मिलकर के NaCl बना रखा है। ढेरों Na प्लस, ढेर सारे Na प्लस है और ढेर सारे Cl माइनस है। और ये भी ध्यान देना कि ऐसा भी नहीं है कि एक सोडियम एक ही क्लोराइड को पकड़ करके बैठा रहता है, इन दोनों में बस अट्रैक्शन है। ये सोडियम आयन जो है अपने आसपास के जितने भी क्लोराइड्स हैं, ठीक, ये सोडियम इस क्लोराइड को भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, चारों को अट्रैक्ट करेगा। और ये इतना ही नहीं, ये तो हमने पेपर के प्लेन में बनाया है ना, प्लेन के ऊपर और नीचे भी चीजें होती है। तो सोडियम आयन के चारों तरफ तो 4 क्लोराइड है ही, एक क्लोराइड ऊपर से और एक क्लोराइड नीचे से, मतलब सोडियम जो है 6 तरफ से क्लोराइड आयन से घिरा हुआ रहता है। हम इसी को कभी कभी कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन, दैट इज 6। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड के कांटेक्ट में है। इसी तरह से अगर हम किसी क्लोराइड को देखें, जैसे मान लो हम इसी क्लोराइड को देख रहे हैं, तो ये देखो 4 सोडियम तो इसी प्लेन में इसको मिल जाएंगे, इधर सोडियम, इधर सोडियम, इधर सोडियम, इधर सोडियम, एक सोडियम प्लेन से ऊपर, एक सोडियम प्लेन से नीचे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड ये भी 6 होता है। तो दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड 6। सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन के कांटेक्ट में और प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन के कांटेक्ट में, और सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये सोडियम ये दूर वाले क्लोराइड को भी अट्रैक्ट करेगा, पास वाले को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, दूर वाले को कम अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके साथ भी इसका अट्रैक्शन है। ये जो क्लोराइड है इसके साथ, ये जो क्लोराइड है इसके साथ। तो हम कह सकते हैं कि पूरे क्रिस्टल में जो नमक का तुमने टुकड़ा उठाया वो क्रिस्टल है, उस पूरे क्रिस्टल में ढेरों सोडियम और क्लोराइड है, और प्रत्येक सोडियम सभी क्लोराइड को और प्रत्येक क्लोराइड सभी सोडियम के साथ कुछ न कुछ अट्रैक्शन रखेगा। जो पास में रहेगा ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, जो दूर में रहेगा कम अट्रैक्शन रहेगा। तो ये अट्रैक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब अगर हम 1 मोल सोडियम क्लोराइड की बात करें, 1 मोल सोडियम क्लोराइड, 1 मोल मतलब उसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम क्लोराइड में मिलेंगे। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम आयंस, इसी को 1 मोल कहते हैं ना। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखते हैं, इतने सारे पार्टिकल्स हो जाते हैं तो 1 मोल कहा जाता है। और इतने ही 10 टू द पावर 23 क्लोराइड आयंस। तो जब इतने सारे सोडियम आयंस और इतने सारे क्लोराइड आयंस आपस में मिलेंगे तो वो 1 मोल NaCl बनाते हैं। तो तुम ऐसा समझो कि एक सोडियम आयन कहीं बहुत दूर घूम रहा है, ठीक, एक क्लोराइड आयन कहीं बहुत दूर घूम रहा है, दोनों आए पास में चिपके, Na प्लस Cl माइनस बन गया। फिर कहीं दूर से घूमता घूमता एक सोडियम आयन और आया, वो भी इसी में आकर के चिपक गया। फिर कहीं दूर से घूमता घूमता एक क्लोराइड आयन और आया, वो भी आकर के इसी में चिपक गया। फिर कहीं दूरी से एक सोडियम आयन आया, वो भी आकर के इसी में जो है चिपक गया।
फिर कहीं दूर से घूमता हुआ एक क्लोराइड आयन आया, वो भी आकर के इसी में चिपक गया। तो इस तरह से क्रिस्टल देखो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जब इतने सारे आयन्स आकर के चिपक जाएंगे तो बड़ा क्रिस्टल हो जाएगा, बोलेंगे 1 मोल सोडियम क्लोराइड हो गया। तो ये आयन क्या है, ये गैसियस फेज में घूम रहे हैं, ठीक, हवा में ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ ऐसा इंतजाम करो कि ये आयन गैसियस फेज में घूम रहे हैं। और जब ढेर सारे आयन एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे तब तो गैसियस फेज में घूम नहीं पाएंगे, ये सॉलिड फेज में हो जाएंगे। तो ये गैसियस आयन्स मिल करके सॉलिड सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। और जब 1 मोल सॉलिड सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ध्यान रहे 1 मोल सॉलिड सोडियम क्लोराइड बनेगा, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। जब भी अट्रैक्शन होता है, हम लोग पीछे भी कई जगहों पर पढ़ चुके हैं, अट्रैक्शन मींस रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जब भी ये सोडियम क्लोराइड आएंगे, पास में अट्रैक्शन करेंगे, देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी। तो प्लस रिलीज ऑफ सम एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये सोडियम क्लोराइड तो का क्रिस्टल तो बनेगा ही बनेगा, एनर्जी भी रिलीज होगी। और जितनी एनर्जी 1 मोल सोडियम क्लोराइड को इस विधि से बनाने में एनर्जी रिलीज होगी, 1 मोल सोडियम क्लोराइड को इस विधि से बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। और ये जो अरेंजमेंट बन रहा है, इसी को लैटिस बोलते हैं। लैटिस मीन्स नथिंग बट अरेंजमेंट। सोडियम और क्लोराइड का जो अरेंजमेंट है, यही लैटिस है, ठीक। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड या किसी भी, अब जनरल वे में आ जाए, कोई भी आयनिक कंपाउंड का अगर 1 मोल हम बना रहे हैं, किस चीज से बना रहे हैं, गैसियस आयन से। गैसियस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को मिला करके 1 मोल हम लोग क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी, ठीक। इसी को हम उल्टे साइड में भी देख सकते हैं। मान लो इसको वापस तोड़ करके सब अलग अलग करना है, तब क्या करोगे तुम, 1 मोल सोडियम क्लोराइड है, उसको एनर्जी देना शुरू करो। तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देते जाओ देते जाओ देते जाओ। कुछ एनर्जी मिलेगा, एक सोडियम निकल कर भाग जाएगा, कुछ एनर्जी मिलेगा, एक और क्लोराइड निकल कर भाग जाएगा, कुछ एनर्जी मिलेगा, ये भी क्लोराइड निकल करके भाग जाएगा। तो एनर्जी देते जाए। तो इस पूरे क्रिस्टल को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी, तोड़ करके क्या बनाना है, वही गैसियस आयंस वापस बना लेने। जितनी एनर्जी लगेगी उसे भी लैटिस एंथैल्पी कहोगे, और दोनों का अमाउंट बराबर होगा। बस जब आयंस से ये क्रिस्टल बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब उल्टे डायरेक्शन में जाओगे, क्रिस्टल को तोड़ करके आयंस बनाओगे, तो एनर्जी कंज्यूम होगी। तो डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो, लेकिन हमेशा 1 मोल सोडियम क्लोराइड इन्वॉल्व रहेगा और उसके गैसियस आयंस इन्वॉल्व रहेंगे। अगर गैसियस आयंस को मिला करके 1 मोल सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में बना रहे हो तो बोलोगे लैटिस एंथैल्पी। या फिर 1 मोल सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करके गैसियस आयंस बना रहे हो, तब भी जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा उसे लैटिस एंथैल्पी ही बोलोगे। बस अंतर इतना है कि बनाते समय वो एनर्जी रिलीज होगी और तोड़ते समय वो एनर्जी खर्च होगी। तो लैटिस एंथैल्पी को हम लोग बाय इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम आयन गैसियस स्टेट में प्लस क्लोराइड आयन गैसियस स्टेट में, गिविंग यू NaCl इन सॉलिड स्टेट। और जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा H लैटिस, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर। मान लो 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनाते बनाते 200 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो गई, तो 200 किलो कैलोरी पर मोल। 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनाया है। ये माइनस का सिंबल एक्सोथर्मिक होता है ना, डेल्टा H के टर्म्स में अगर हमने माइनस में लिखा है वैल्यू को, मतलब एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो रही है। और अगर डेल्टा H के टर्म्स में हमने एनर्जी को प्लस में रिपोर्ट किया है, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी खर्च हो रही है। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए माइनस में रिपोर्ट किया गया। तो दिस इज लैटिस एंथैल्पी, ठीक। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी तो क्या होगा, क्रिस्टल को बनते समय खूब एनर्जी रिलीज होगी और क्रिस्टल को तोड़ने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। बनते समय खूब एनर्जी मिलेगी और तोड़ने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी तुम्हें खर्च करनी पड़ेगी। और लैटिस एंथैल्पी कब ज्यादा होगा, जैसे मान लो पॉजिटिव आयन है और निगेटिव आयन है, इन्हीं दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना है। अट्रैक्शन जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा, अट्रैक्शन जितना कम लैटिस एनर्जी उतनी कम। अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा, जब ये कैटायन और एनायन स्मॉल साइज के रहे। छोटे छोटे रहेंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे, बड़े बड़े रहेंगे तो कम अट्रैक्शन करेंगे। स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज, चार्ज ज्यादा रहेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक। साइज छोटी रहेगी तब ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज दे लीड टू हाई लैटिस एनर्जी।
हाई लाइटेस्ट एनर्जी। जितने छोटे छोटे आयंस रहेंगे लाइटेस्ट एनर्जी उतनी ज्यादा आ जाएगी, जितने बड़े बड़े आयंस होंगे लाइटेस्ट एनर्जी उतनी कम होगी। जैसे पूछा जाए NaCl और KCl किसकी लाइटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, तो क्लोराइड तो कॉमन है, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम बड़ा है, ये छोटा आयन ये बड़ा है, इसकी लाइटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी लाइटेस्ट एनर्जी कम होगी। तो इस तरह से आयंस की साइज और आयंस का चार्ज पूछा जाए, बताओ NaCl और MgCl2 में किसकी लाइटेस्ट एनर्जी ज्यादा होने जा रही है, तो यहाँ मैग्नीशियम पर 2 बार पॉजिटिव चार्ज है, वो ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, तो चार्ज ज्यादा रहे और साइज छोटी रहे तो लाइटेस्ट एनर्जी बढ़ जाती है। मैग्नीशियम पर 2 बार पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा लाइटेस्ट एनर्जी क्रिएट करेगा। तो इस तरह से हम लोग लाइटेस्ट एनर्जी को कंपेयर भी कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला दे दिया जाए, बताओ किसकी लाइटेस्ट एनर्जी कम या ज्यादा, तो बड़ा साइज कम लाइटेस्ट एनर्जी। क्यों? क्योंकि बड़े साइज में अट्रैक्शन कम होगा, छोटे साइज के आयंस एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बड़े साइज के आयंस एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करते हैं। ये वो लाइटेस्ट एनर्जी। फिर उसके बाद एक टर्म हम लोगों को समझना है, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, जैसे तुम NaCl को पानी में घोल दो, ठीक, NaCl सॉलिड है, तुमने इसे पानी में घोला तो ये टूटेगा, Na+ बनेगा और Cl- बनेगा, राइट। और ये जो Na+ बना है पानी में घूमेगा तो Na+ पर क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। और जो पानी का मॉलिक्यूल होता है वो पोलर होता है, उसमें एक तरफ Δ+ होता है, दूसरी तरफ Δ- होता है। तो पानी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपने निगेटिव आयन से सोडियम आयन को अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव आयन से क्लोराइड, पॉजिटिव एंड से क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान देना, पानी का मॉलिक्यूल पोलर है, एक तरफ थोड़ा माइनस एक तरफ थोड़ा प्लस, तो निगेटिव एंड से पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव एंड से निगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो पानी के मॉलिक्यूल्स इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे। तो हम बहुत ही सिंपल बना रहे हैं, पहले तुम्हें समझना है, इधर Δ- इधर Δ+, माइनस इसकी तरफ रहेगा, -+, Δ- Δ+। और जब क्लोराइड आयन की बारी आएगी तो पानी के मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव एंड इधर, निगेटिव एंड इधर, पानी के मॉलिक्यूल्स इसको भी कवर कर लेंगे, +- इधर प्लस इधर माइनस, ठीक, पॉजिटिव एंड से क्लोराइड आयन को, निगेटिव एंड से सोडियम आयन को। तो इस तरह से सोडियम आयन और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, क्लोराइड आयन और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है। और ये अट्रैक्शन ऐसा आसान अट्रैक्शन नहीं होता। ये हुआ अपना सोडियम आयन, ये हुआ अपना सोडियम आयन, इसके चारों तरफ ढेर सारे पानी के मॉलिक्यूल्स, ठीक, आप देखो हम असली तस्वीर बना रहे हैं, ढेर सारे पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर से भी पानी के मॉलिक्यूल्स आकर के चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, वो इनको खींचे जा रहा है। तो ये काफी हैवी लेयर इसके ऊपर पानी के मॉलिक्यूल्स का बन जाता है। तो सोडियम आयन गया और अंदर उसका खूब स्वागत हो रहा है, खूब ढेर सारे पानी के मॉलिक्यूल मिलकर के उसको घेर लिए कि लो भाई मिठाई, नमकीन, बिस्किट, चाय, पानी सब लेते रहो। अब ये सोडियम आयन अंदर बड़े आराम से है, ढेर सारे पानी के मॉलिक्यूल्स, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये सब अपने निगेटिव चार्ज से मिलकर के इसको स्टेबल बना है। ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाने के लिए निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाने के लिए पॉजिटिव चार्ज। तो पानी के मॉलिक्यूल अपने पॉजिटिव एंड से इसके साथ चिपक करके इसको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। इसको तुम कहते हो हाइड्रेटेड सोडियम आयन। और हाइड्रेशन कैसे हुआ? अट्रैक्शन से कि रिपल्सन से? आंसर अट्रैक्शन से हो रहा है। अट्रैक्शन हुआ तब हाइड्रेशन हुआ। तो अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, कंज्यूम होगी। ऊपर अभी भी हम लोगों ने समझा है, अट्रैक्शन जब जब होगा एनर्जी रिलीज होगी। तो हाइड्रेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। तो सोडियम आयन सपोज बाहर हवा में घूम रहा है, पानी में नहीं, हवा में घूम रहा है, गैसियस स्टेट में है। अब वो पानी के अंदर प्रवेश किया, तो जैसे पानी के अंदर प्रवेश किया, पानी के मॉलिक्यूल्स उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, चारों तरफ से स्वागत में उसके लग जाएंगे, उस पर पॉजिटिव चार्ज अपना निगेटिव उसकी तरफ कर देंगे, प्लस माइनस में इस तरह से अट्रैक्शन डेवलप होने लगेगा। ठीक, और ढेरों पानी के मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेंगे और हाइड्रेशन होगा। तो जब भी सोडियम आयन गैसियस स्टेट में है, इससे क्या हो जाए, सोडियम आयन एक्वस लिखते हैं। जब पानी के मॉलिक्यूल्स उसको हाइड्रेट कर देंगे तो एक्वस, गैसियस मतलब अकेले ऐसे घूम रहा है,
कोई स्वागत वगैरह के लिए नहीं है, बस अकेले ऐसे आवारों की तरह घूम रहा है। और यहाँ मतलब क्या है कि पानी में पहुंचा और पानी के मॉलिक्यूल्स खूब स्वागत में लगे हुए हैं। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एनर्जी या एंथैल्पी। और इसमें हमको कैटायन को अलग देखना है, एनायन को अलग देखना है। इसी तरह से Cl माइनस है, वो भी सपोज हवा में ऐसे ही घूम रहा है, कोई स्वागत पानी नहीं है, लेकिन जब पानी में जैसे ही घुसेगा पानी के मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से घेर लेंगे और खूब स्वागत होगा, फिर से एनर्जी रिलीज होगी। पानी के मॉलिक्यूल पॉजिटिव आयन को अपने निगेटिव एंड से पकड़ लेते हैं और निगेटिव आयन को अपने पॉजिटिव एंड से पकड़ लेते हैं और इसकी वजह से फिर से एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे नाम देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। और इन दोनों को मिलाकर के किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी डिसाइड होती है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा कब होगा, कम कब होगा, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। तो भाई अट्रैक्शन की ही बात है, हम लोग जानते हैं मोर अट्रैक्शन मोर एनर्जी। तो अगर आयन छोटे छोटे रहे तो अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे, चार्ज ज्यादा ज्यादा रहे तो अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे। तो वही आयन छोटा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। और इन्हीं दोनों को मिलाकर के हम सॉल्युबिलिटी जज कर सकते हैं। जैसे मान लो हम NaCl को पानी में घोलना चाहते हैं। NaCl है सॉलिड स्टेट में, जब इसको तुम पानी में घोलोगे तो पानी में घोलोगे तो क्या होगा, Na+ बन जाएगा एक्वस, क्लोराइड माइनस बन जाएगा वो भी एक्वस। ठीक, हम सीधा यहां से यहां देख रहे हैं। NaCl सॉलिड था, पानी में मिलाया तो यहां से यहां आ गए। अब इस चीज को अगर तुम ध्यान से समझो तो ये दो स्टेप में सोचा जा सकता है कि पहले Na+ को तोड़ लो, Na+ आयन बना लो गैसियस, क्लोराइड आयन बना लो गैसियस, फिर अब पानी मिलाओ। तो यहां पर सीधे क्या किया, पानी मिला दिया और यहां पर दो स्टेप में सोचा। पहुंच एक ही जगह, चले यहां से पहुंचे यहां पर। एक रास्ता सीधा है कि सॉलिड सोडियम क्लोराइड को पानी में मिला दिया और ये बन गया। दूसरा रास्ता है सॉलिड सोडियम क्लोराइड को पहले एनर्जी दिया, एनर्जी दिया तो ये दो पार्ट में टूटा, सोडियम आयन गैसियस एंड क्लोराइड आयन गैसियस। फिर इन आयंस को पानी का कांटेक्ट दिया, ये आयंस पानी के अंदर गए तो एनर्जी फिर यहां पर रिलीज होगी। ठीक, एनर्जी कंज्यूम होगी यहां पर, और यहां पर पानी में जब जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम यहां से यहां तक अगर देखें इन दोनों का नेट रिजल्ट, यहां कुछ एनर्जी कंज्यूम हुई, यहां कुछ एनर्जी रिलीज हुई, नेट रिजल्ट क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी कि एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर जो एनर्जी है उसको लैटिस एनर्जी तुम कहोगे ना, वो लैटिस एनर्जी के बराबर है। ध्यान दो, लैटिस एनर्जी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, गैसियस आयंस को मिलाकर के सॉलिड NaCl बनाओगे तो लैटिस, या फिर एक मोल सॉलिड NaCl को तोड़ करके गैसियस आयंस वापस बना दो तो भी लैटिस। तो एक मोल सोडियम क्लोराइड है, हमने तोड़ा Na+ गैसियस स्टेट में, Cl- गैसियस स्टेट में, तो ये लैटिस एनर्जी है। और अगर हम बनाएंगे ये दोनों में अट्रैक्शन करके ये बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और इसको तोड़कर ये बनाएंगे तो एनर्जी जो है कंज्यूम होने जा रही है। फिर ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जब पानी में जाएंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स उनका खूब स्वागत करेंगे, एक्वस सोडियम और क्लोराइड बन जाएगा, अब एनर्जी रिलीज होगी। इसको हाइड्रेशन एनर्जी कहोगे। ठीक, यहां पर जो एनर्जी है उसको हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ऊपर लैटिस एनर्जी, यहां हाइड्रेशन एनर्जी, यहां एनर्जी कंज्यूम, यहां एनर्जी रिलीज। अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी में घुलना है तो क्या होना चाहिए, एनर्जी का कंजम्पशन कम होना चाहिए और एनर्जी का रिलीज ज्यादा होना चाहिए। एनर्जी जो खर्च होगी यहां मिलेगी। तुम ऐसे समझो, तुम बाजार में कोई चीज जैसे खरीदने बेचने ही जा रहा है, कुछ चीज तुमको खरीद करके बेचना है, तुम खरीदने में 100 रुपए लगाए और बेचते समय उसको 50 रुपए का बेच रहे हो, तो दुकान कितने दिन चल पाएगी, कुछ दिन में तुमको बंद करना पड़ेगा। खरीदने में 100 रुपए खर्च हुआ और बेचते समय 100 रुपए से ज्यादा मिले, 110 मिले, 120 मिले, 150 मिले, तब फायदा है, तब तुम्हारा दुकान चलता रहेगा। तो यहाँ पर एनर्जी खर्च हो रही है, यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। खर्च होते समय एनर्जी अगर ज्यादा खर्च हो रही है और मिलते समय एनर्जी कम मिल रही है, ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक, NaCl पानी में नहीं घुलेगा। NaCl को पानी में अगर घुलना है तो यहाँ पर जितनी एनर्जी खर्च हो रही है यहाँ पर उससे ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए। मतलब लैटिस एनर्जी कम हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो, तभी NaCl पानी में घुलेगा, नहीं तो पानी में नहीं घुलेगा।
तो नमक को पानी में घोलते हो तो घुलता है कि नहीं घुलता है? आंसर घुल जाता है। तो इसका मतलब कि नमक को जब पानी में घोलोगे वो घुल जाता है, इसका मतलब लैटिस एनर्जी जरूर कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी जरूर ज्यादा होगी। और ये प्रत्येक आयनिक कंपाउंड के लिए सच है। कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर उसको पानी में घुलना है तो घुलने का एक ही रूल है कि लैटिस एनर्जी शुड बी स्मॉलर, हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी हायर। यहाँ पर जितनी एनर्जी खर्च होगी वो कम होना चाहिए और यहाँ पर जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होना चाहिए। और इसकी मदद से हम लोग सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ध्यान देना, इस चीज को अच्छे से समझ लेना कि जितनी एनर्जी इधर कंज्यूम हो रही है उससे ज्यादा एनर्जी इधर रिलीज होना चाहिए, तब जाकर के वो पानी में घुलेगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। अब जैसे हम लोग सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन भी कभी कभी करते हैं इससे, सॉल्युबिलिटी कंपैरिजन ऑफ आयनिक सॉलिड्स। हम आयनिक सॉलिड्स के सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन सा आयनिक सॉलिड पानी में ज्यादा घुलेगा, कौन सा आयनिक सॉलिड पानी में कम घुलेगा। ये सब कुछ लैटिस और हाइड्रेशन के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले, हम लोगों के पास पीरियोडिक टेबल में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। इन सबको हम फ्लोराइड आयन के साथ जोड़ दें। फ्लोराइड आयन बेहद छोटा है, ठीक। लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, फ्रांसियम फ्लोराइड, ये फ्लोराइड आयन बेहद छोटा है, ठीक। और ये जो पॉजिटिव आयन है, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, फ्रांसियम फ्लोराइड, ये आयन बहुत छोटा है और इधर इसकी साइज जो है बढ़ती चली जा रही है। तो सिचुएशन क्या है, हमारा एनायन छोटा सा है। पहले तो कटायन भी छोटा ही था, लेकिन अगले केस में क्या हुआ कि कटायन अब थोड़ा बड़ा हुआ। उससे अगले केस में क्या हुआ, एनायन अभी भी वही है, कटायन और बड़ा हो गया, ठीक। उससे अगले केस में क्या है, एनायन तो अभी भी वही है, F- ही हर जगह चल रहा है, लेकिन कटायन और बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे कटायन बड़ा होता जाएगा तुम देखोगे कि लैटिस एनर्जी कम होती चली जाएगी। छोटा है तो ज्यादा अट्रैक्शन, बड़ा है तो कम अट्रैक्शन, और बड़ा हुआ और कम अट्रैक्शन, और बड़ा हुआ और कम अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी कम होगी और उसको तोड़ना आसान होता चला जाएगा और वो पानी में जाके जल्दी से टूटेगा। और तुम देखोगे कि नीचे की तरफ जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है, कैसे इंक्रीज कर रही है, सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज कर रही है? क्योंकि नीचे की तरफ जाने पर, बिकॉज नीचे की तरफ जाने पर जो लैटिस एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है? क्योंकि कैटायन का साइज बढ़ता चला जा रहा है। कैटायन का साइज बढ़ता चला जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी। लैटिस एनर्जी कम होगी तो क्रिस्टल जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो पानी में आसानी से घुलेगा। दैट इज द रीजन। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। से अपने पास BeSO4, MgSO4, CaSO4, स्ट्रांसियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। अगर तुम पहचानो तो ये पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट है। बेरिलियम पर 2+, मैग्नीशियम पर 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रांसियम 2+, बेरियम 2+, और प्रत्येक जगह सल्फेट पर 2- है। तो एनायन फिर से कॉमन लिया है, कैटायन बदल रहा है। लेकिन अब की बार जो एनायन है उसकी साइज काफी बड़ी है। एनायन की साइज क्या है, काफी बड़ी है, बहुत बड़ा एनायन है। पिछली बार फ्लोराइड आयन था, एक ही छोटा सा आइटम है। यहाँ पर क्या, उसी में सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 2 निगेटिव चार्ज है। कुल मिलाकर के काफी बड़ा एनायन क्रिएट हो गया है। अब जब ये काफी बड़ा एनायन है, इसके सामने बेरिलियम आयन छोटा सा आयन है, मैग्नीशियम आयन थोड़ा बड़ा आयन है, ठीक। कैल्शियम आयन थोड़ा और बड़ा आयन है। एक ही जगह हम लोगों को सब कुछ बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अलग अलग बना देंगे तो डिस्कस करने में दिक्कत होने लगती है। तो सपोज इसके साथ बेरिलियम 2+ आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन, कैल्शियम 2+ आयन, इन सबका अट्रैक्शन चल रहा है। तो यहां पर और यहां पर किस केस में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने वाली है? तो जो लैटिस एंथैल्पी होता है, हम लोगों को एक चीज यहां पर समझना होगा कि जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है। ये अपना पॉजिटिव आयन हुआ, ये अपना निगेटिव आयन हुआ, दोनों एक दूसरे में चिपके हुए हैं। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो दूरी है
उस पर डिपेंड करता है कि लैटिस एंथैल्पी क्या होगा। तो लैटिस एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन एनायन एंड कैटायन, ठीक। तो अगर मान लो एक बहुत बड़ा एनायन है, तो इसका सेंटर यहां पर है, उसके सामने एक छोटा सा कैटायन यहां तुम लगा दो और एक बड़ा कैटायन थोड़ा सा लगा दो। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है उसमें दो चीजें शामिल है, एक तो इसका रेडियस, दूसरा इसका रेडियस। और यहां से यहां तक की जो दूरी है उसमें भी दो चीजें शामिल है, एक इसका रेडियस और एक इसका रेडियस। लेकिन इसका रेडियस इतना बड़ा है, ये हम बोर्ड पर अभी भी वैसा नहीं बना पा रहे जैसा एक्जैक्टली होता है। इसका रेडियस इतना बड़ा है, इसका रेडियस इतना बड़ा है कि ये थोड़ा सा जोड़ दे कि थोड़ा सा क्या जोड़ दे, इस टोटल दूरी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो दूरी है कह देते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक। और तो ए बी जो है वो ए से बी तक की दूरी वो लगभग ए से सी तक की दूरी की अभी भी बराबर है। क्यों? क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है। जैसे हमारे पास कोई चीज हो, वो कह दो 1000 सेंटीमीटर की है और उसमें हम 1 सेंटीमीटर और जोड़ दें, या फिर 1000 सेंटीमीटर की है उसमें हम 2 सेंटीमीटर और जोड़ दें, या फिर 1000 सेंटीमीटर की है उसमें हम 3 सेंटीमीटर और जोड़ दें, तो ये 1 2 3 जोड़ देने से इस टोटल रिजल्ट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। टोटल रिजल्ट अभी भी इसी पर डिपेंड कर रहा है। तो एनायन जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो कैटायन इसके साथ थोड़ा छोटा रहे कि थोड़ा बड़ा रहे, इन दोनों के बीच की दूरी उतनी ज्यादा नहीं बदलती है, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी जो है मोस्टली इस पर डिपेंड कर रही है। इधर 1 है कि 2 है कि 3 है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दूरी जो है इस पर डिपेंड कर रहा है। तो जब एनायन बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो उनके बीच की जो ये दूरी है वो बहुत धीरे धीरे बदलती है। तो जब बहुत धीरे धीरे बदलती है तो लैटिस एंथैल्पी भी धीरे धीरे बदलेगी। लैटिस एंथैल्पी धीरे धीरे बदलेगी तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी में कोई बहुत ज्यादा चेंज आएगा नहीं नीचे की तरफ जाने पर। तो इस चीज को अगर हम यहाँ पर फॉलो करें तो हम कहेंगे एनायन काफी बड़ा है और कैटायन के बदलने से एनायन और कैटायन के बीच की दूरी पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो लैटिस एंथैल्पी जो है वो नियरली कांस्टेंट है। लैटिस एनर्जी कह दो डिक्रीजिंग स्लोली, या फिर तुम अगर अपने लिए लिखना चाहो रफली अपने मन के अंदर समझने के लिए तो नियरली कांस्टेंट भी तुम बोल दो तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। नियरली कांस्टेंट भी कह सकते हो, ठीक। तो बहुत धीरे धीरे बदल रहा है या कांस्टेंट टाइप का है। लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी में ऐसा नहीं है। हाइड्रेशन एंथैल्पी में क्या होगा, सल्फेट आयन अलग जाएगा, बेरिलियम आयन अलग जाएगा, दोनों अलग होकर के पानी में जाएंगे। सल्फेट का अपना हाइड्रेशन होगा, बेरिलियम का अपना हाइड्रेशन होगा। नीचे की तरफ तुम देख रहे हो आयंस की साइज बढ़ती जा रही है। तो एनायन तो सब में कॉमन है, इसको कैंसिल करो। कैटायन के हाइड्रेशन के बारे में सोचो, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा कि इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो आंसर है छोटे वाले का हाइड्रेशन ज्यादा होगा, बड़े वाले का हाइड्रेशन कम होगा, और बड़े वाले का हाइड्रेशन और कम होगा। तो नीचे की तरफ जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है दैट इज डिक्रीजिंग रैपिडली। तो लैटिस एंथैल्पी बहुत फर्क नहीं पड़ा, इसे इग्नोर करो। हाइड्रेशन एंथैल्पी तेजी से कम हो रहा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होने का मतलब पानी में स्वागत नहीं होगा। स्वागत नहीं होगा तो क्या वो पानी में घुलेगा? आंसर है नहीं घुलेगा अच्छे से। तो नीचे की तरफ सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी जिस क्रम में ये लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, ठीक, इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जब हमारा एनायन छोटा था, जब एनायन बेहद छोटा था तो लैटिस एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। लेकिन जब एनायन ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या कहा कि बड़ा एनायन है, ये बड़ा सा एनायन है, उसी में कैटायन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो एनायन इतना बड़ा है कि कैटायन के आने की वजह से दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा तेजी से चेंज नहीं हो रही है। एनायन अभी भी डोमिनेट करता है। 1001 हो कि 1002 हो कि 1003 हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। 1000 हर बार शामिल है, 1 2 3 से बहुत थोड़ा फर्क पड़ रहा है। तो दैट इज द रीजन कि जब हमारे पास एनायन बहुत बड़ा रहेगा तो दोनों के बीच की दूरी, एनायन और कैटायन के बीच की दूरी, वो बहुत धीरे धीरे चेंज होती है। धीरे धीरे चेंज होती है तो लैटिस एनर्जी में कोई खास चेंज नहीं आता है। जबकि हाइड्रेशन एंथैल्पी अभी भी तेजी से चेंज होगा और हाइड्रेशन एनर्जी
छोटे आयन के साथ ज्यादा, बड़े आयन के साथ कम और कम और कम और कम, और हाइड्रेशन एनर्जी कम, मतलब पानी में स्वागत कम और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। और इधर के केस में हमने कहा कि छोटे छोटे आयन्स के साथ, मतलब छोटे आयन के साथ लैटिस एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, और नीचे की तरफ जाओगे तो लैटिस एनर्जी कम होगा। लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी जो है कम हो जाएगी। तो दो तरह के एनायंस, एक बहुत छोटे और दूसरा बहुत बड़े। ठीक, छोटे एनायंस में कौन से एनायंस आते हैं? जैसे छोटे एनायंस में तुम देखोगे तो जैसे एक तो फ्लोराइड ले लिया, ठीक, कुछ हद तक फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ये सब छोटे एनायंस में आते हैं। बड़े एनायंस कौन से होते हैं? जैसे सल्फेट हो गया, जैसे कार्बोनेट हो गया, जैसे बाई कार्बोनेट हो गया, जिसमें कई कई सारे एटम्स मिलकर के एनायन बना रहे हैं। तो ये सब बड़े एनायंस में आते हैं और ये सब छोटे एनायंस में आते हैं। तो छोटे एनायंस के साथ दूसरी तरह से चीजों को देखना पड़ता है, बड़े एनायंस के साथ दूसरी तरह से चीजों को देखना पड़ता है। एंड दैट्स ऑल। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है हमने तुम्हें समझाया, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है वो समझाया, दोनों को जोड़ करके कैसे सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं वो समझाया, और अगर हमें जरूरत पड़ जाएगी सॉल्युबिलिटी में कंपेयर करना हो किसकी बढ़ेगी किसकी घटेगी, तो हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि छोटे एनायन के साथ एक अलग तरह का बिहेवियर और बड़े एनायन के साथ एक दूसरे तरह का बिहेवियर। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। इस क्लास में हम इतने पर ही रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।